respected students, friend, follower. Your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 03056319464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's discuss. Today we'll discuss Samuel Taylor Coleridge as a natural poet. We'll discuss, before that we discuss supernatural element in the poetry of Samuel Taylor Coleridge, and today we'll discuss natural scene, the use of nature in Samuel Taylor Coleridge poetry. So we'll discuss both. Prior to discuss this, I want to discuss sixth part of the Rime of Ancient Mariner. राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के 6 पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। एक कंटिन्यूशन जो हमारा उस पोइट्री का चल रहा है, उस पोएम का, तो उसके साथ साथ हम उसको सिंपली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और साथ साथ उसका उसके आइडिया को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे एंशिएंट मैरिनर को 2 वॉइसेस आती हैं। एक वॉइस है मर्सी की वॉइस, दूसरी वॉइस हार्ड है, स्टर्न है और बड़ी जजमेंटल है, जजमेंट से रिलेटेड है, जस्टिस से रिलेटेड है। जो जस्टिस की वॉइस है, पहली जो साउंड है वो बड़ी स्टर्न है, बड़ी सख्त है। दूसरी साउंड जो है वो लीनियंट है, वो माइल्ड है। वो कहती है कि एंशिएंट मैरिनर से जो सिन हुआ है, उस सिन का उसने बहुत सफरिंग की है और अल्टीमेटली इन फ्यूचर भी वो सफ़र करेगा। और इन फ्यूचर जो है उसने इसको अभी जो गॉड ऑलमाइटी ने उसको ब्लेसिंग भेजी है या उसको माफ़ कर दिया है, जिसकी वजह से उसका ये जो उसका शिप है वो चल रहा है और अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना है। हम इसके अंदर देखेंगे कि एंशिएंट मैरिनर डिस्कस करेगा, 2 वॉइसेस जो हैं उन वो डिस्कस करता जाएगा और अल्टीमेटली एंशिएंट मैरिनर एक पायलट का बेटा और हर्मिट जो है, एक दरवेश जो है, वो उनको उसकी जर्नी में मिलेगा। एंशिएंट मैरिनर हम देखेंगे कि वो एक साहल के पास, एक सी शोर के पास, जहाँ से वो चला था, जहाँ उसे लाइट हाउस दिखाई देते थे, लाइट हाउस, चर्च और वो रॉक्स और माउंटेन्स, हिल्स, जहाँ से वो चला था उसके ऊपर जो लाइट हाउस था या वहाँ पे जो चर्च था वो उसे दिखाई देगा। वो किसी एक हार्बर पे पहुँच गया है, वो किसी एक प्लेस पे पहुँच गया है, हमें इसके अंदर नज़र आएगा, इसका जो इसकी डिपिक्शन के अंदर नज़र आएगा कि वो पहुँच गया अपनी मंजिल में और वो इवन यकीन नहीं कर रहा कि मैं क्या ड्रीमी वर्ल्ड में तो नहीं चला गया या मैं ये अपने सामने देख रहा हूँ। अब सूरज भी नॉर्मल है, दिन है, हर चीज़ नॉर्मल है और वो कहाँ पहुँच गया है। उसके साथी जो है सारों की डेथ हो जाएगी और अल्टीमेटली वो पहले ही मर चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। और ये एंशिएंट मैरिनर है, इसके हिस्से में जैसे लाइफ यानी डेथ इन लाइफ आई है, यानी मौत, ज़िंदगी के अंदर मौत है उसको, और हर किसी को वो अपनी स्टोरी सुनाता है तो उसको सूथ मिलता है, कंफर्ट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है। तो अब एंशिएंट मैरिनर जो है अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएगा? अपने घर पहुँच जाएगा, उसी हार्बर पे पहुँच जाएगा, उसी प्लेस पे पहुँच जाएगा जहाँ वो लाइट हाउस से चला था और अल्टीमेटली वो वहाँ पहुँच गया और गॉड ऑलमाइटी ने उसको जो उसने जो सिन किया था, क्राइम किया था, उसको माफ़ कर दिया है। लेकिन उस माफ़ी के अंदर उसकी एक पनिशमेंट है कि वो जब भी किसी को वो सुनाता है स्टोरी तो वो उसे कंफर्ट मिलता है, यानी सूथ वो होता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो यही उसकी सज़ा है कि वो उसे हमेशा ज़िंदा रखे। तो इसके अंदर एक लेसन भी है बेसिकली, जैसे एक वेडिंग चल रही है तो वेडिंग के अंदर एक लेसन है कि ज़िंदगी जो है वो जस्ट खुशियों का नाम नहीं है। इसके अंदर अगर इंसान ने कुछ पाना है तो उसे खुदा की मखलूक से मोहब्बत करनी होगी, चाहे वो कोई टाइनी मखलूक है या कोई बड़ी मखलूक है, यानी ऑल क्रिएचर जो है वो गॉड ऑलमाइटी की फैमिली है। और गॉड जो है नाराज़ होता है, गॉड को दुख होता है कि अगर आप उसकी फैमिली को, किसी को दुख दें, मारें, किल करें। अगर आप उसकी क्रिएचर से मोहब्बत करें, उसकी मखलूक से मोहब्बत करें तो वो आपसे प्यार करेगा इन रिटर्न। ये वो मैसेज देना चाह रहा है। देखिएगा
वॉइस फर्स्ट वॉइस मैंने पहले बताया, फर्स्ट वॉइस थोड़ी सी स्टर्न है और वो पूछ रही है, फर्स्ट वॉइस उससे पूछती है बट टेल मी स्पीक अगेन। आप पेज नंबर 132 पे आ गए हैं, काइंडली मुझे ज़रा बता दीजिए। पेज नंबर 132 पार्ट 6, अगर आप इस पे हैं तो काइंडली मुझे बता दीजिए एक दफ़ा, फिर मैं स्टार्ट करूं। आर यू ऑन पेज नंबर 132? आपको मैंने पीडीएफ में, आप चेक कर लें, पीडीएफ में सेंड किया होगा, देखिएगा, चेक करें, आपको फाइल मिली होगी पीडीएफ फॉर्मेट में। नहीं तो फिर भी मुझे बता दीजिए। ओके, दैट्स नाइस। फौजिया आप भी मौजूद हैं यहाँ पे? गिव मी योर प्रेजेंस। आर यू ओवर हियर? Yes, very nice. Okay, let's start. But tell me, speak again. यानी पहली वॉइस मैंने बताया कि वो जस्टिस की आवाज़ है और जस्टिस हमेशा सख्त होता है। दूसरी मर्सी की आवाज़ है, वो लीनियंट है, वो सॉफ्ट है, वो मर्सी शो करना चाहती है और वो उसे बता रही है साथ साथ जस्टिस को। दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, इसको पर्सोनीफाई किया हुआ उसने। पर्सोनिफिकेशन का मतलब आप समझती हैं कि जब कोई इनएनिमेट, कोई बेजान चीज़ को आप ह्यूमन लुक दे दें, ह्यूमन फॉर्मेट में उससे बात या कन्वर्सेशन या डिस्कोर्स करवाएं, तो वो क्या बन जाता है, वो पर्सोनिफाइड हो जाती है चीज़, कोई ऑब्जेक्ट। बट टेल मी स्पीक अगेन, बोलो, बताओ, फिर कहता है अगेन बोलो। क्या कह रहा है? ये जस्टिस बोल रहा है। पहली आवाज़, दाई सॉफ्ट रिस्पॉन्स रिन्यूइंग, तुम्हारी जो कहता है सॉफ्ट रिस्पॉन्स है वो रिन्यू, दोबारा कहता है कि रिन्यू हो रही है। ये क्या जस्टिस आस्क कर रहा है। व्हाट मेक्स दैट शिप ड्राइव ऑफ सो फास्ट, कौन सी चीज़ इस शिप को चला रही है? ना तो आपको पता है कि ये शिप जो है ना हवा से चलता है, अगर उसके अंदर हवा होती है ना तो जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन वो चलता जाता है। ये शिप, और उसके ऊपर बादमा लगाया जाता है, किस लिए कि वो हवा से कहीं वो गिर ना जाए, वो उसको कंट्रोल करता है। हवा की मूवमेंट जो होती है, अगर वो तेज़ भी आ रहा हो तो बादमा ऊपर, आपने देखा होगा शिप के ऊपर होता है, वो उसको कंट्रोल करता है, हवा को, उसकी डायरेक्शन ठीक रखता है। व्हाट मेक्स दैट शिप ड्राइव ऑन सो फास्ट, कौन सी ऐसी चीज़ है, कहता है, जो इस शिप को इतना फास्ट तेज़ी से चला रही है। व्हाट इज द ओशन डूइंग, ये ओशन क्या कर रहा है? यानी हवा नहीं है, कोई चीज़ तो चल नहीं रही, तो वो कैसे चल रहा है? आप पूछ कौन रहा है? जस्टिस पूछ रहा है। मैंने साथ उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी बहुत साथ भी लिखी। वन वॉइस पूछ रही है, कौन सी? जस्टिस की वॉइस। किससे पूछ रही है? मर्सी से। हाउ इज शिप मूविंग फास्ट, क्यों पूछ रहा है? व्हाट इज द ओशन इज डूइंग, ये ओशन क्या कर रहा है? जस्टिस जो है वो स्टर्न है, वो बड़ा सख्त है, और मर्सी जो है वो लीनियंट है। ठीक है, आगे आओ। स्टिल एज स्लेव बिफोर हिज लॉर्ड, द ओशन हैथ नो ब्लेस्ड, कहता है। अब क्या कह रहा है? सेकंड वॉइस मर्सी की वॉइस कहती ये ओशन बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हाथ बांध के लॉर्ड अपने लॉर्ड के सामने खड़ा होता है कोई शख्स। द ओशन हैथ नो ब्लेस्ड, ओशन जो है वो बिल्कुल खाम है। नो ब्लेस्ड का मतलब बिल्कुल खाम है, बिल्कुल ऐसे खाम और कूल खड़ा है। यानी किसका वेट कर रहा है? आपने देखा होगा कि सूरज जो सन होता है ना, ये बड़ा अफेक्ट करता है, जो उसके अंदर मद्दोजज़र और वो क्या उसके अंदर ebb एंड फ्लो होता है, समंदर के अंदर आता है, तो वो अफेक्ट कौन करता है उसको? मून की जो मूवमेंट है वो उसे अफेक्ट करती है, जहाज़ को भी, और साथ साथ किसको? उसके अंदर जो समंदर के अंदर। ये साइंटिफिक फैक्ट है। द ग्रेट ब्राइट आई मोस्ट साइलेंटली अप टू द मून इज कॉस्ट, और ऐसे लगता है कि जैसे समंदर जो है वो देख रहा है किसकी तरफ? अपने मून की तरफ। यानी ऐसे लगता है कि जैसे समंदर जो है मसरूफ है मून की तरफ, मून से लाइट जज़ब करने। समंदर के अंदर डेफिनेटली एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो उसके अंदर जो एब एंड फ्लो आता है, अप एंड डाउन आती हैं, वेव्स जो होती हैं, टू एंड फ्रो होती हैं, आगे पीछे होती हैं वेव्स, तो वो मून की मूवमेंट से होती हैं। तो कहता है ऐसे मालूम होता है, हिज ग्रेट ब्राइट आई, कहता है इसकी चमकदार आईज मोस्ट साइलेंटली अप टू द मून इज फास्ट, कि वो मून से कुछ एनर्जी या लाइट जज़ब करने में मसरूफ है समंदर। इफ ही मे नो विच वे टू गो,
अगर कहता है ही मे नो विच वे टू गो, कहता है वो जानता है किस तरफ, वो कहता है कि ही मे नो विच वे टू गो। अब कौन पूछ रहा है? ये वही जो फर्स्ट सेकंड वॉइस है वो उसे बता रहा है। ही मे नो विच वे टू गो, कहता है वो शायद ये जानता है कि किस तरफ जाना है। फॉर ही शी गाइड्स हिम स्मूथ और ग्रीम। अब शी जो मून के लिए यूज हुआ है, यानी मून ने उसे बताना है उसने किस तरफ जाए। पर शी गाइड्स हिम, वो उसे गाइड करता है, उसकी रहनुमाई करता है। स्मूथ और ग्रीम कि उसने स्मूथ रहना है या ग्रिम होना है। सो सी ब्रदर, अब वो उसको कह रही है, कौन सी? मर्सी कह रही है। दूसरी आवाज जो पहली आवाज को कौन? मर्सी जवाब दे रही है। सी ब्रदर कहता है भाई देखो, सी हाउ ग्रेशियसली, कितना उम्दा तरीके से, शी लुकथ डाउन ऑन हिम, कि कैसे मून जो है कैसे कहता है नरमी से, शाइस्तगी से, कितना ब्यूटीफुल अंदाज से समंदर की तरफ देख रहा है। कौन? मून। कहता है देखो वो कैसे मून जो है समंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है जी। फर्स्ट वॉइस। अब पहली वॉइस मैंने पहले बताया कि उसने पर्सोनिफाई किया हुआ है। दोनों आवाज़ें जो हैं, एक आवाज़ मर्सी की है और दूसरी आवाज़ किसकी है? सबर उसकी, जस्टिस की है। जस्टिस हमेशा सख्त होता है, जस्टिस फैसला करता है गुड और बैड के ऊपर। लेकिन मर्सी जो होती है, वो कहते हैं ना, गॉड से अगर आपने मांगना है तो उससे इंसाफ ना मांगे। अगर आप उससे इंसाफ मांगेंगे तो कभी आप उसके पैमाने से इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए कभी आप जन्नत नहीं लेंगे। जन्नत उसकी रहमत से मिलेगी, उसकी मर्सी से मिलेगी। तो यहां पे भी दो आवाजों को पर्सोनिफाई किया हुआ है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। एक है वॉइस जस्टिस की, दूसरी वॉइस किसकी आ रही है? उसको मर्सी की, और वो आपस में एक डिस्कोर्स कर रही है। फर्स्ट वॉइस, बट व्हाई ड्राइव्स ऑन द शिप सो फास्ट, कहता है, फिर वो पूछता है, ये फर्स्ट वॉइस फिर पूछती है, वो जो जस्टिस की वॉइस है, ये लेकिन ये इतना तेज क्यों चल रहा है, ये इतना क्यों तेज क्यों चलता है ये? विदाउट और वेव्स और विंड, कहता बगैर हवा और विंड के, ना तो कोई लहर आ रही है ना कोई विंड आ रही है, ये कैसा कहता अनसाइंटिफिक चीज है, कैसे चल रहा है? वो तो बेसिकली स्पीड के थ्रू चल रहा है ना। सेकंड वॉइस, जस्टिस उससे पूछता है कि मुझे ये बताएं, जो फर्स्ट वॉइस है जिसको जस्टिस कहते हैं, साथ साथ नोट करती जाए पॉइंट, बट व्हाई ड्राइव्स ऑन द शिप सो फास्ट, तो फिर इतना तेज क्यों कहता चलता है? बट व्हाई ड्राइव्स ऑन दैट शिप सो फास्ट, कहता है ये शिप फिर इतना तेज क्यों चलता है? विदाउट और वेव्स और विंड, कहता है बगैर किसी लहर के और हवा के बगैर तो जहाज नहीं चलता, या कोई वेव हो या उसको हवा चलाएगी, अब उसके बगैर ही चल रहा है, बड़ा अनसाइंटिफिक काम कर रहा है। सेकंड वॉइस, अब सेकंड वॉइस जवाब देगी, द एयर इज कट अवे बिफोर एंड क्लोजेस फ्रॉम बिहाइंड, कहता है, वो मर्सी कहती है ये इसलिए ज्यादा तेज चल रहा है कि इसके आगे से जो हवा है, कहता है हेयर कट भी हो, इसकी बिफोर का मतलब होता है आगे से हवा, कहता है इसकी बंद है, जो आगे हवा नहीं चल रही, एंड क्लोजेस फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से कहता है हवा जो है वो मूवमेंट है उससे दे रही है, यानी पीछे से आगे से डिक्रीज है लेकिन पीछे से इंक्रीज है, तो उस वजह से मूवमेंट में है जहाज। फ्लाई ब्रदर फ्लाई, मर्सी के रिप्लाई करती है, मर्सी कहती है चलो चलो हम यहां से चलते हैं, मोर हाई, देखो और ऊपर, कहता है और ऊपर आ रहा है, किसको? मून को कह रहा है, और वी शैल बी बिलेटेड, और कहता है कि देखो मून जो है वो और ऊपर आ रहा है, यानी अपनी मूवमेंट में आ रहा है, और वी शैल बी बिलेटेड का मतलब होता है लेट होना, वी शैल बी बिलेटेड फॉर स्लो एंड स्लो दैट शिप विल गो when the mariner trance is abated, कहता है कि चलो चलो भाई हम यहाँ से चलते हैं, तेजी से देखो मून जो है उसकी मूवमेंट बदल रही है, और कहता है कि जैसे ही यानी शाम होगी तो क्या होगा, मैरिनर जो है कहीं ये ना हो कि मैरिनर जो है वो उठ जाए, जैसे उसके उठने से पहले कहता है जहाज की स्पीड जो है वो, या उसका चलना जो है वो बिल्कुल, कहता है कि रुक जाएगा जैसे ही मैरिनर जो है वो वॉकअप होगा, उठ पड़ेगा। ट्रांसबेटेड का मतलब लिखें वॉकअप, जैसे ही मैरिनर उठेगा ये मूवमेंट जो है फिर रुक जाएगी, वो कह रहा है। इट हैज टू रन फास्ट एज वॉकअप इट विल बी स्लो, कहता है कि ये उतनी देर तक तेज चलेगा जब तक मैरिनर नहीं उठता, जैसे ही मैरिनर उठेगा इसकी जो स्पीड है वो फिर स्लो हो जाएगी। ओवरऑल इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। आई वॉक एंड वी वर सेलिंग ऑन, कहता है मैं उठा और ये चल रहा था, जहाज कहता है कि वैसे ही चल रहा था।
एज इन द जेंटल वेदर्स, एज इन द जेंटल वेदर्स, कहता है वेदर बिल्कुल ठीक था, स्मूथ था। दिस वॉज, कहता है इट वॉज नाइट, ये बिल्कुल कहता है बड़ी काम नाइट, कहता है ये बड़ी पीसफुल नाइट थी। नाइट, काम नाइट का मतलब लिखें पीसफुल नाइट थी। द मून वॉज हाई, और कहता है मून जो था वो चमक रहा था। हाई का मतलब लिखें चमकना, ग्लिटर करना, और जो बड़े आबोताब से कहता है मून जो है वो चमक रहा था। द डेड मैन स्टूड टुगेदर, कहता है सारे जो डेड मैन थे वो इकट्ठे हो गए थे। सारे डेड मैन जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, वो ग्रुप में इकट्ठे हो गए थे। वेलकम बैक। इट वॉज नाइट, कहता है ये शाम थी, काम नाइट, बड़ी खूब पीसफुल, और कहता है बड़ी स्वीट नाइट थी। द मून वॉज हाई, और चांद कहता है कि चमक रहा था। द मून वॉज हाई, चांद चमक रहा था। द डेड मैन स्टूड टुगेदर, सारे जो कहता है डेड मैन है वो ग्रुप में कहता है कि चमक रहे थे मून की वजह से। जब मून की रोशनी पड़ रही थी वो चमक रहे थे डेड मैन इकट्ठे होकर। ऑल स्टूड टुगेदर ऑन द डेक, सारे जो है कहता है वो डेक के पास इकट्ठे हो जाते हैं, यानी वो जो अंदरूनी हिस्सा है उसका, जहाज का, उसके पास सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फॉर अ चैनल डंजन फिटर्स, और ऐसे ही है जैसे कहता है कि ग्रेव, जैसे डेड बॉडी रखने वाले बॉक्स के अंदर कहता है इकट्ठे हो गए। ऑल फिक्स्ड ऑन मी देयर स्टोनी आईज, और सब लोगों ने कहता है कि मेरे ऊपर, कहता है अपनी स्टोनी आई का मतलब होता है आंखें जमाना, उन्होंने आंखें मेरे ऊपर जमाई हुई हैं या मेरे ऊपर देख रहे हैं। दैट इन द मून्स डिड ग्लिटर्स, और दे वर ब्राइट लाइक अ मून, दैट इन द मून डिड ग्लिटर, और कहता है वो ऐसे ब्राइट लग रहे थे, उनकी आंखें ऐसे ब्राइट लग रही थी जैसे मून चमकता है। दैट इन द मून डिड ब्राइट, और उनकी आंखों में चमक थी। The pangs, the curse which they died, कहता है पैंग का मतलब लिखे पेन, कर्स, जो उनके जो वो मेरे ऊपर कर्स बदवा दे रहे थे, या जो उनकी बदवा थी, विद विच दे डाई, कहता है उस दर्द और उस कहता है पेन, कर्स के साथ जिसके साथ उनकी मौत हुई, वो क्या थी, हैड नेवर पास्ड अवे, वो अभी भी उनकी आंखों से खत्म नहीं हुई थी। I could not draw my eyes from theirs, not turn them to pray, कहता I could not draw my eyes from them, मैं कहता ना तो उनसे अपनी नजरें हटा सकता था, क्योंकि वो मेरी तरफ देख रहे थे और बड़ा गुस्से से देख रहे थे, कर्स वाली आईज से देख रहे थे, और वो अभी तक कहता उनकी खत्म नहीं हुई थी आंखों से। I could not draw my eyes from them, कहता मैं अपनी आंखें उनसे नहीं हटा सका, कहता not turn them to pray, और ना ही कहता दुआ कर सका कोई, ना कोई दुआ कर सकता था। अगर एंड नो दिस स्पेल्स वाज स्नैप का मतलब लिखें ब्रॉक, खत्म होना, कहता है लेकिन अब वो जादू जो था, वो मैजिक जो था, खत्म हुआ। वंस मोर, एक दफा फिर, कहता है अब एक दफा फिर जो है कर्स जो है फाइनली खत्म हुई, कहता है कुछ कम हुई। आई व्यूड द ओशन ग्रीन, मैंने अब सबज देखा ओशन को मैंने सबज देखा। सबज जो होती है ये निशानी किसकी है, नेचुरल कलर की, गुडनेस की। आई व्यूड द ओशन ग्रीन, कहता मैंने ओशन को ग्रीन देखा। एंड लुक्ड फॉर फोर्थ, और कहता बहुत आगे देखा। येट लिटिल सॉ, और फिर भी कहता है थोड़ा सा दिखाई दिया। व्हाट हैड एल्स बीन सीन, और कहता है इससे आगे कहता है कि फॉर क्या मैं देख सकता था। लाइक वन दैट ऑन द लोनसम्स रोड, मुझे ऐसे लगे, आप देखें अपनी सिचुएशन बता रहा है, मैं ओवरऑल अगले स्टैंजा की बताता हूँ इंटरप्रिटेशन। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगे कि जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ, सुपर नेचुरल टच देगा, मैं अकेला जा रहा हूँ और जाते जाते पीछे देख रहा हूँ कि कोई टैरिबल चीज़ जो है मुझे चेज कर रही है। ओवरऑल जो अगले स्टैंजा का इंटरप्रिटेशन है उर्दू में आपको मैं बता रहा हूँ कि
कोई शख्स तन्हा जा रहा हो, लोनसम डिजर्टेड स्ट्रीट में, और उसके मन में ये खौफ हो कि कोई टैरेबल चीज मुझे चेज कर रही है, कहता बिल्कुल मुझे भी ऐसे लगे। लाइक वन दैट ऑन अ लोनसम रोड, जैसे कि कहता है कि कोई लोनसम रोड पे जाता है। डोथ वॉक इन अ फियर एंड ड्रेड, और कहता है वो वॉक करता है, चलता है खौफ और ड्रेड और खौफ के साथ। एंड हैविंग वंस टर्न्ड अराउंड वॉक ऑन, और कहता है जाते जाते पीछे देखता है। एंड टर्न नो मोर हिज हेड, एंड टर्न्स नो मोर हेड, लेकिन अपना हेड जो है वो पीछे नहीं करता खौफ के मारे। बिकॉज ही नो, बिकॉज वो जानता है फ्राइटफुल फाइंड्स, एक कोई इवल स्पिरिट ऑफ विच डोथ क्लोज बिहाइंड हिम ट्रीड, कि उसे फॉलो कर रही है। ट्रीड का मतलब लिखें फॉलो करना, चेज करना, परस्यू करना, ताकब करना। ठीक है, लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन होगी। बट सून देयर ब्रीथ अ विंड ऑन मी, कहता है अचानक, फिर अचानक कहता है कि सून, मैंने एक विंड, एक हवा, एक झोंका हवा का, बड़ा सटल सा, हल्का सा झोंका हवा का महसूस किया, मेरे ऊपर आया एक हवा का झोंका। नार साउंड नॉर मोशन मेड, ना तो उससे कोई आवाज आई ना मोशन हुई। इट्स पाथ वॉज नॉट अपॉन द सी, और इसका जो ट्रैक था उस हवा का वो सी में नहीं था। इन रिपल्स आर शेड्स, ना उसकी वजह से कहता है कोई पानी में कुछ शेड बना, ना वो जहाज की तरफ आया, वो सीधी मेरी तरफ आई, क्या हवा। इट रेज्ड माई हेयर्स, उसकी वजह से मेरे सर के बाल ऊपर उठे। इट फैंड माई चीक्स, उसने मेरी गालों को हवा दी। यानी जब ब्लेसिंग होती है ना किसी इंसान पे, तो उसके ऊपर वो बता रहा है कि वो हवा खास तौर पर उसकी तरफ आई। इट रेज माई हेयर, उसने मेरे सर के बाल उठाए। इट फैंड माई चीक्स, उसने मेरे गालों को हवा दी, मेरी चीक्स को। लाइक अ मीडो गैल्स ऑफ स्प्रिंग, जैसे बाहर के अंदर किसी मीडो, किसी चिरागा में हवा चलती है। इट मिंगल्ड, मिंगल होता है मिल जाना। इट मिंगल्ड स्ट्रेंजली विद माई फियर्स, और वो मेरे खौफ के साथ मिक्स हो गई। येट इट फेल्ट लाइक अ वेलकमिंग, कहता है फिर भी मैंने उसे ऐसे महसूस किया कि जैसे वेलकमिंग, अच्छा शगुन, अच्छी चीज माना। स्विफ्टली, स्विफ्टली कहता आस्ता आस्ता। फ्लू द शिप जो है चलना शुरू हुआ। येट शी सेल्ड, ये शी जो है ना ये जहाज के लिए इस्तेमाल हुआ है। येट शी सेल्ड सॉफ्टली टू, लेकिन कहता है अभी भी वो आस्ता आस्ता चला। स्विफ्टली, स्विफ्टली आस्ता आस्ता। ब्लू द ब्रीज, आस्ता आस्ता जहाज चलता रहा। और फिर क्या हुआ? ऑन मी अलोन इट ब्लू, और मेरे ऊपर ही कहता ये हवा चलती रही, या ये सिर्फ मेरे ऊपर ही हवा चली, लेकिन वो आस्ता आस्ता चलता रहा। ओ ड्रीम ऑफ जॉय, इज दिस इंडीड। एंशिएंट मैरिनर जो है यहाँ पे नेटिव कंट्री में पहुंच गया है, पहुंच जाएगा, और वहां पे उसे ऐसे लगेगा कि जैसे एंजेलिक स्पिरिट्स जो हैं उसकी वजह से वो पहुंचा है। ओ ड्रीम ऑफ जॉय, इज दिस इंडीड। अब देखें ना, ये एक एक्सक्लेमेशन का साइन है, तीन उसने दो यूज किए। हैरानगी, हो कहता है हैरान हुआ। ड्रीम ऑफ जॉय, कहता है शायद ये मेरी कोई फैंटेसी और ड्रीम की जॉय है, या ये कहता है मेरे ख्वाब में कोई खुशी है। इज दिस द इंडीड, कहता है क्या ये हकीकी है। द लाइट हाउस टॉप आई सू, कि मैं ऊपर देख रहा हूं वही लाइट हाउस जहां से मैं चला था, वही लाइट हाउस को देख रहा हूं जहां से हम चले थे। इज दिस द हिल, क्या ये वही हिल है, वही पहाड़ी है। इज दिस द किर्क, क्या ये वही चर्च है। इज दिस माइन ओन कंट्री, क्या ये मेरा नेटिव लैंड है, मेरा ही कंट्री है। अब देखना हैरान हो गया है एंशिएंट मैरिनर, वापस आ गया है। वी ड्रिफ्टेड ओवर द हार्बर बार्स, हम कहता है जिस हार्बर बे से, वो जो उनकी बे थी, जो उनकी प्लेस थी जहाँ से वो चले थे, कहता है वी ड्रिफ्टेड, जहाँ से हमने इस जहाज़ को ड्रिफ्टेड किया था, चलाया था, यहाँ से हम चले थे। हम वी ड्रिफ्टेड ओवर द हार्बर बे, बार जिस कहता बे से हम चले थे। एंड आई विद सॉब्स एंड डिड प्रे, और कहता है मैंने फिर सिसकियों के साथ दवा की। ओ लेट मी अवेक माई गॉड, कहता है मुझे उठा दो, उठाओ मेरे खुदा। ओ लेट मी स्लीप अवे, मुझे सोने दो। द हार्बर बे वॉज क्लियर एज ग्लास, कहता वो हार्बर बे इस तरह क्लियर थी जैसे कोई शीशा होता है। सो स्मूथली इट वॉज स्ट्रून, और ये बड़ी स्मूथली कहता है वो ऐसे उसमें पानी जो है वो बह रहा था।
एंड ऑन द बे द मूनलाइट ले, और कहता है वो जो बे थी, वो जो झील थी, वो जो प्लेस थी, कहता है उसमें मून लाइट जो थी वो उसकी लाइट पड़ रही थी। एंड द शैडो ऑफ द मून्स, और शैडो ऑफ द मून्स क्लियरली, और मून का शैडो जो है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था, नजर आ रहा था वही जहां से वो चले थे। द रॉक शॉन ब्राइट, उसकी चट्टानें चमक रही थी, ब्राइट चमक रही थी। द किर्क नो लेस, और किर्क भी उससे कोई कम नहीं था, चर्च भी उससे कम नहीं चमक रहा था। यानी जो रॉक्स हैं वो चमक रही थी, कहता उसी तरह चर्च भी चमक रहा था, वो भी कोई उससे कम नहीं चमक रहा था। द स्टैंड अबव द रॉक, जो कि उन रॉक से भी अबव नजर आ रहा था। द मून लाइट स्टीप इन साइलेंट, और हर तरफ कहता है खामोशी छाई थी। द स्टडी वेदर कॉक्स, और कहता है ये सब कुछ जो था अनमूविंग था, बिल्कुल ऐसे था कि अनमूविंग कंडीशन में है। वेदर कॉक का मतलब लिखे अनमूविंग, ये बिल्कुल अनमूविंग कंडीशन में था। एंड द बे वॉज वाइट विद द साइलेंट लाइट, और कहता है वो बे, वो कोस्टल एरिया, वो जहाँ से जहाज चला था, वो ऐसे था कि जैसे साइलेंट था, बिल्कुल खामोश था, चांद की रोशनी से चमक रही थी। कहता टिल राइजिंग फ्रॉम द सेम्स, और कहता है वो वैसे ही अबव थी, ऊंची नजर आ रही थी। फुल मैनी शेप्स दैट शैडो वर्स इन द क्रिम्सन कलर्स कैम्प, और उससे कहता है एक बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा खूबसूरत सा कलर उससे नुमाया हो रहा था। अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रो का मतलब लिखें जहाज का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्रो। अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रो, कहता है प्रो के यानी जहाज के थोड़े से फासले पर। दोज क्रिम्सन शैडोज वर, वो जो खूबसूरत शैडोज थे, जो साए नजर आ रहे थे खूबसूरत, वो कहता है नजर आ रहे थे लाइट के रोशनी के। आई टर्न्ड माई आईज अपॉन द डेक, मैंने अपनी कहता आईज उस डेक के ऊपर डाली। ओ क्राइस्ट व्हाट सॉ आई देयर, मैं हैरान रह गया ये देखकर कि मैंने क्या देखा। कहता है ए गॉड मैंने क्या देखा। ईच कोर्स, हर लाश, ले फ्लैट, यानी हर लाश कहता है मेरे सामने ऐसे लेटी पड़ी थी, लाइफलेस, बेजान एंड फ्लैट, और सामने लेटी थी, पड़ी थी, जमीन पर पड़ी थी। एंड बाय द होली रोड्स, और कहता है और उनके साथ एक था, एंड बाय द होली रोड्स अ मैन ऑल लाइट अ सिराफ मैन, और हर लाश के पास एक कहता है एंजल, ब्राइट एंजल खड़ा था। मिसाल के तौर पर 200 वो डेड मैन थे, तो 200 मैन के साथ हर लाश के साथ क्या खड़ा था, एक एंजल ब्राइट खड़ा था, चमक रहा था एंजल, वो खड़ा था। ओ ऑन एवरी कोर्स, कहता है हर लाश, कोर्स का मतलब होता है लाश, हर कोर्स के साथ देयर स्टूड, क्या खड़ा था, दिस सिराफ बैंड, एक कहता है एंजल खड़ा था। ईच वेव्ड हिज हैंड, कहता हर अपना हाथ, हर जो वो एंजल साथ खड़ा था वो हाथ हिला, उसने हाथ हिलाया। इट वॉज अ हेवनली साइट, ये कहता है ऐसे जैसे जन्नत का नजारा था। दे स्टूड एज सिग्नल्स थ्रू द लैंड, वो कहता है इस जमीन को इशारा दे रहे थे, या उन्होंने जमीन को इशारा दिया या सिग्नल दिया। ईच वन इज अ लवली लाइट, उनमें से हर एक बड़ा अच्छी लुक और एक अच्छी लाइट लिए हुए था। दिस सिराफ बैंड, कहता है ये सिराफ का मतलब होता है एंजल लाइट यानी एंजल भी रोशनी के साथ जो एंजल था। ईच वेव्ड हिज हैंड, वो अपना हर उनमें से एक हाथ हिला रहा था, या हर एक ने हाथ हिलाया। नो वॉइस डिड दे इम्पार्ट, लेकिन उनसे कोई आवाज नहीं उन्होंने निकाली। नो वॉइस बट ओ द साइलेंस सैंग, और कहता हर तरफ क्या साइलेंस, खामोशी छा गई। लाइक म्यूजिक ऑन माई हार्ट, और मेरे दिल में ऐसे था कि जैसे मेरे दिल में कोई बड़ा खूबसूरत सा म्यूजिक जो है सुन लिया और वो उससे इन्फ्लुएंस हो गया एंशिएंट मैन। बट सून आई हर्ड द डैश ऑफ हॉर्स, और मैंने जल्द ही कश्ती में जो चप्पू होते हैं ना उनके चलने की आवाज सुनी। आई हर्ड द पायलट्स चीयर, मैंने एक पायलट्स की खुशी की आवाज सुनी। माई हैंड वॉज टर्न्ड, अब वो सीन आ रहा है जब उसे पायलट का बेटा और एक हर्मट नजर आएंगे। माई हैंड वॉज टर्न परफोर्स अवे, और मेरा हाथ जो है वो एकदम कहता है कि टूवर्ड्स अदर ट्रैक्शन, मेरा हाथ कहता है एकदम जो मेरा हाथ है या मेरा दिमाग है वो एक साइड पे चला गया। एंड आई सॉ बोट अपीयर, और मैंने देखा मेरे सामने एक
बोट जो है मेरे सामने नजर आई। द पायलट्स एंड द पायलट्स बॉय, उसमें पायलट और उसका बेटा बैठा था। आई हर्ड कमिंग फास्ट, वो बड़ी तेजी से आ रहे थे। डियर लॉर्ड इन द हेवंस, डियर लॉर्ड, ओ खुदा, कहता है जन्नत के अंदर। इट वॉज अ जॉय द डेड मैन कुड नॉट ब्लेस, कहता है ये तो बड़ी खुशी की बात थी कि वो डेड मैन जो थे वो ब्लेस्ड नहीं हुए, वो हेवन में चले गए, लेकिन कहता है ब्लेस्ड नहीं हुए, यानी जैसे वो जहाज उसका तबाह हो जाता है, वो कहता है गले सड़े नहीं, ब्लेस्ड नहीं हुए, वो हेवन में चले गए। आई सा अ थर्ड, और उनमें मैंने एक तीसरा शख्स देखा। आई हर्ड हिज वॉइस, मैंने उसकी आवाज भी। इट इज अ हर्मिट गुड, वो एक कोई दरवेश था, कोई गॉड का बंदा, कोई दरवेश था, हर्मिट था। ही सिंग्थ लाउड द गॉडली हिम्स, वो गॉड की जो हिम्स हैं, प्रेयर्स जो है वो पढ़ रहा था। दैट ही मेक्स इन द वुड्स, जो उसने जंगलों में कहीं वो गॉड की हिम्स बनाई थी, वो उनको पढ़ रहा था। ही विल शरीव माई सोल, वो मेरी, शरीफ का मतलब लिखे निजात, वो मेरी सोल को, गुनाहगार सोल को निजात दिलाएगा। हेल वॉश अवे, और हेल को ख़त्म करेगा। द एल्बेट्रॉस ब्लड, जो मैंने एल्बेट्रॉस को किल करके जहन्नम खरीदा, वो उसको वाश करेगा, ख़त्म करेगा। इसमें हमने देखा कि एंशिएंट मैरिनर अब ऐसी जगह पे पहुंच चुका है कि जहाँ पे उसे एक हर्मेंट और एक हर्मेंट का बेटा और एक उसे पायलट का बेटा और हर्मेंट मिलते हैं। हर्मेंट को देख के उसे वो कंफर्ट फील करता है कि अब वो उसको जहन्नम से निजात दिलाएगा, और वो गॉडली हिम पढ़ रहा था, और अल्टीमेटली हर्मेंट जो है उसको उसकी हेल्प करता है कि जब जब तुम ये स्टोरी सुनाओगे तुम्हें सूत और कंफर्ट मिलता रहेगा, और जो एल्बेट्रॉस, जो क्रिश्चियन सोल को तुमने मारा है, इतनी नेचुरल बर्ड को मारा है, वो नेचर जो है वो तुम्हें सूद करती रहेगी जब तक तुम ये स्टोरी सुनाते रहोगे। और इस तरह एंशिएंट मैरिनर का जो 6 पार्ट है वो हमने फिनिश किया है। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है मज़ीद आप जब इसकी स्टोरी अगर आप पढ़ें, करंट के नोट से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। इवन कि हम डिस्कस करेंगे इसकी, अगर आपके पास बुक है तो काइंडली बुक निकालिएगा। आपको एक चीज़ मैं डिस्कस करवाना चाह रहा था। आप आ जाएं पेज नंबर 217 पर, करंट के नोट्स पे आ जाएं। करंट के नोट पे 217 पे आ जाएं और साथ अपना एक पेज रख लें ताकि मैं कुछ कंसेप्ट आपको समझा दूँ, जो टेक्निकल कंसेप्ट हैं। हाँ जी, जब आप आ जाएं तो मुझे काइंडली बता दीजिए। 217 पेज पर करंट की जो बुक है आपकी, उसमें आ जाइए। कुछ पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ये आपको इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको हेल्प देंगे ये। हाँ जी, आप आ गए हैं तो काइंडली मुझे बता दीजिए। 217 पेज करंट की। काइंडली लेट मी नो, मुझे बताइए ताकि मैं फिर स्टार्ट करूं। करंट बुक 217 पेज, 217 पेज। Are you present? Are you present over here? ये सो काइंडली 217 पेज पे आए। मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाना चाह रहा था, टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसी आपने जो पढ़ी है मुझसे एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के अंदर जो पॉइंट्स उसने इस्तेमाल किए हैं टेक्निकल, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है जी, 217 पेज पे आप देखें तो द क्लाइमेक्स ऑफ द पोएम्स अकर व्हेन द मैरिनर हैज चेंज द हार्ट एंड द एल्बेट्रॉस फॉल फ्रॉम द, जब उसके गले से एल्बेट्रॉस फॉल करता है, जब वो खूबसूरत क्रिएचर को देखता है, खूबसूरत सांपों को,
स्नेक्स को और उनको एडमायर करता है, गॉड ऑलमाइटी खुश हो जाता है, तो उसी वक्त उसके गले से वो निकल जाता है अल्बाट्रोस के मीन, कि वो सिंबल था, वो क्लाइमेक्स हो गया स्टोरी। ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपनी इस पोएम के अंदर, जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, जो लॉन्ग उसकी पोएम है, उसके अंदर उसने यूज़ किया है इंटरनल राइमिंग का। आप बताएंगे, ही हैज़ यूज इंटरनल राइमिंग। एक होता है एसोनेंस, एक होता है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस जब वावल साउंड रिपीट हो बार बार तो उसको कहते हैं एसोनेंस। जब कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है, एंड जो है उसका बार बार रिपीट हो, तो उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं। ठीक है। आप देखिएगा इंटरनल राइम कहाँ पे यूज हुआ। द गेस्ट आर मेट एंड द फीस इज सेट। मेट और फेस्ट जो है एक ही लाइन के अंदर, जब एक ही लाइन के अंदर कोई राइम्ड साउंड आ रही है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल राइम। शिप ड्रॉ फास्ट, लाउड रोड द ब्लास्ट। फास्ट एंड ब्लास्ट जो है इंटरनल राइम है। एंड थ्रू द ड्रिफ्ट एंड स्नोई क्लिफ्ट। ड्रिफ्ट और क्लिफ्ट जो है ये इंटरनल राइम। द आइस डिड स्प्लिट एंड थंडर फिट, क्लाउड एंड श्राउड। इन मिस्ट आर क्लाउड्स ऑन द मास्ट आर शाउट। The fair breeze blew, the white foam flew। ये दोनों इंटरनल राइम। ये बात याद रखिएगा। आप बताएंगे कि इन सैमुअल टेलर कॉलरिज he has used the rhyme of ancient mariner along with the Wordsworth he has written this poem, this long poem, and in this poem he has used internal rhyme। और इसके अंदर इसने और चीज़ भी यूज़ की है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये नीचे आ जाएं, इसके नीचे उसने यूज़ किया इंजेममेंट। इंजेममेंट का मतलब होता है जब एक ही सेंस जो होती है 5-6 लाइनों पे चली जाए, 3-4 पे चली जाए, उसे कहते हैं इंजेममेंट। अब यहाँ पे उसने दिया इसका भी एक एग्जांपल, कहता है एग्जांपल हियर आर एग्जांपल। अब देखिएगा कि साउंड एक ही सेंस जो है वो नीचे जाएगी, जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ पे फिनिश होगी। कहता है एंड नाउ द स्टॉर्म। दोबारा फिर डेफिनेशन सुन लीजिए। इंजेममेंट का मतलब होता है कि जब एक साउंड जो है, एक जो उसकी मेन आइडिया जो है, उसका आइडिया एक ही लाइन तक ना रहे, बल्कि वो 3-4 लाइन कंटेन कर ले अपने अंदर। उसकी फ्लो जो, उसकी सेंस जो है वो 3-4 लाइनों पे नीचे ट्रांसफर हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं इंजेममेंट का इस्तेमाल। तो इसमें पोएट ने यूज किया है। एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट कैम एंड ही वाज Tyrannus कहता है, Tyrannus and strong. We could not speak no more than if we had been choked with soot instead of cross. The albatross about the neck was hung। अब देखें कहाँ से शुरू हुआ और हंग तक ये एक ही सेंस चल रही है। इसको हम कहेंगे, इसके साथ लिख लें इंजेममेंट। ठीक है जी। उसके बाद there passed a very times each throat was perched and glassed each eyes। figure of speech। अच्छा जी, फिगर ऑफ स्पीच इसने कौन कौन सी यूज की है जरा देखिएगा। स्ट्रक्चर राइम, हाँ जी, इसके अंदर उसने यूज किया है। एक होता है मीटर। आप देखें इसने मीटर में कौन कौन सा यूज किया है। एक होता है आयम्बिक ट्राईमीटर, ठीक है। एक होता है आयम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रा का मतलब लिखें 4 और ट्राई का मतलब लिखें 3। ट्री मीटर। आयम्बिक हमने पेंटामीटर पढ़ा है, लेकिन ना तो हमने पहले टेट्रा या ट्राईमीटर शायद नहीं पढ़ा। मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप पेज नंबर 218 पर आए, फौजिया आप भी प्लीज आ जाएं। आप, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता था 5। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, यानी अनस्ट्रेस आयम्बिक जो हमेशा अनस्ट्रेस से स्टार्ट होता है। ठीक है। ट्रोकेक अगर आपने सुना, जो ट्रोकेक होता है वो किससे स्टार्ट होता है? वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का मिलाप होता है। आईएम क्या होता है? किसका मिलाप है? अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का, और स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जो मिलाप है उसे ट्रोकेक मीटर कहते हैं। ट्रोकेक। अब यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक तो 4 फीट वाला और दूसरा 3 फीट वाला।
ये ना मिले जुले यूज करता है, कभी 4 वाला यूज कर लेता है, कभी 3 वाला यूज कर लेता है। ये कॉलरिज की ये एक करैक्टर फीचर है उसकी पोइट्री का। कहता है द सन यानी पहला अनस्ट्रेस है। आई एम जो होता है वो हमेशा अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का मिलाप होता है, याद रखिएगा। आइएम्बिक ट्राईमीटर और आइएम्बिक टेट्रामीटर इसने इस्तेमाल किया है। पहले देखें 4 का जो इसने मीटर इस्तेमाल किया है, देखिएगा जिसमें 4 टेट्रामीटर है। टेट्रा का मतलब होता है 4। द सन जो है इसके ऊपर स्ट्रेस है, पहले के ऊपर अनस्ट्रेस है। नो रोज के ऊपर स्ट्रेस है, पहले के ऊपर अनस्ट्रेस है। अप ऑन के ऊपर स्ट्रेस है, अप के ऊपर अनस्ट्रेस है। द राइट टोटल गिने इन दोनों को ऐसा करें कि इसके नीचे फीट 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 लिखते हैं। ये 4 जो है ये टेट्रामीटर बनाता है। ऑफ आउट द सी कैम ही, आउट ऑफ द सी कैम ही। देखें उसने कैसा ग्रामेटिकली उसको रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पोएट के पास पोएटिक लाइसेंस होता है, वो यूज कर लेता है। ट्राईमीटर यूज किया, इसमें 3 मीटर है। तीनों को पहले फीट 1 लिखें, फीट 2 लिखें, फीट 3 फीट का जो होता है उसको ट्राईमीटर कहते हैं। स्टिल हिट मिस्ट एंड ऑन द लेफ्ट, ये टेट्रामीटर है। व्हेन डॉन इनटू द सी, ट्राईमीटर है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब एक साउंड जो होती है बार बार, जैसे बाय, ग्रे, बियर्ड, ग्लिटरिंग, आई। ही होल्ड हिम विद हिज स्किनी हैंड्स, होल्ड हिज हिम हैंड, ही सारे एक ही साउंड, इसको एलिट्रेशन कहते हैं। एनाफोरा होता है रेपिटेशन ऑफ किसी लाइन की, अगर रेपिटेशन आ रही है तो उसे एनाफोरा कहते हैं। The ice was here, the ice was there, the ice was all around, with throat unslapped, with black lips abaked, without the breeze, without a tide. Her lips were red, her looks were free. Her looks were yellow as gold, her skin as white as leprosy. The ground they stirred and they all uprose. जब किसी की रेपिटेशन हो तो उसे एनाफोरा कहते हैं, एनाफोरा। आयरनी, वाटर एवरीवेयर, ये इसके अंदर आयरनी है। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर एवरीवेयर, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, आयरनी है कि पानी तो हर जगह था, पीने के लिए खतरा नहीं था। मेटाफर्स, गैस्टली पैंक्स, ठीक है, गैस्टली होता है बूस्ट जैसा, ये भी एक मेटाफर है। कंपैरिजन अपीयरेंस ऑफ आइज टू द कर्स, the coiled and the swamps in every track, the flash of the golden fire, comparison of the wake left by the sea snakes to fires. ओनोमेटोपिया हमने डिस्कस किया था कि जिस चीज़ किसी ऑब्जेक्ट की अपनी साउंड है, जैसे मक्खियों की अपनी अगर साउंड है, बुनबुनाहट होती है, ठीक है, और अगर शेर जो है वो अगर धाड़ता है उसकी अपनी आवाज़, तो इसी तरह इनकी भी ग्लेशियर जो होते हैं उनकी अपनी। इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोल्ड एंड हाउल्ड, ये सारी उसकी आवाज़ को ओनोमेटोपिया कहते हैं, इसका भी इसने यूज़ किया, ठीक है जी। पर्सोनिफिकेशन जी, द सन मैंने अभी बताया उसने 2 वॉइसेस को भी पर्सोनिफाई किया, एक उसने जस्टिस को, एक मर्सी को। वो दोनों आपस में डिस्कोर्स करते हैं, कभी ये आपस में बातें तो नहीं करते, लेकिन उसने उसको भी जस्ट कन्वर्सेशन दिखाई है। द सन कैम अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी कैम ही, पर्सोनिफाई किया हुआ है। एंड ही शोन ब्राइट ऑन द राइट वेंट डॉन इनटू द सी, कंपैरिजन ऑफ सन टू द पर्सन, यानी सन को उसने पर्सन बना दिया। सिमली, एवरी सोल इट पास्ट मी बाय, लाइक द विज ऑफ माई क्रॉसबो, कंपैरिजन यानी जो क्रॉसबो की साउंड होती है जब उसने मारा था उसको, तो इसी तरह कहता है उनकी जो लाइट्स निकल रही थी, उनकी जो रूहें निकल रही थी, जान निकल रही थी, तो वो ऐसे ही क्रॉसबो के पास से कहता है जैसे मैंने उठाया था तो उसकी आवाज़ आई थी, जब मैंने एल्बेट्रोस को मारा था तो वैसे ही आवाज़ कहता है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। लाइक का मतलब होता है सिमिली को ज़्यादा। कंपैरिजन ऑफ पासिंग सोल्स एंड द साउंड ऑफ शूट एरो, द स्काई एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई, कंपैरिजन ऑफ स्काई एंड द सी टू द वेड ऑन द आइज, कंपैरिजन रिफ्लेक्टेड सन बीम ऑफ द फ्रॉस्ट। इसके बाद नीचे एक चीज़ आपके लिए शायद नहीं हो, आपने पहले ना पढ़ी, सैनिक डकी। सैनिक डकी का मतलब लिख लें, सैनिक डकी। सैनिक डकी का मतलब होता है एलिगरी, कि थोड़ी चीज़ लेनी और उसको आप उसका जर्नल बता देना उसके थ्रू। द फिगर यहाँ पे उसने बताया कि वेव रेफर्स टू द ओशन, कहता था वेस्टर्न वेव्स वर ऑल अफ्लेम, यानी यहाँ पे
जो वेव है वो किसको ज़ाहिर कर रही है, वो ओशन को ज़ाहिर करती है। द एलेगरी आर द फिगर ऑफ स्पीच पार्ट इज यूज फॉर होल, यानी ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक पार्ट लिया जाता है और वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप किसी समंदर को रेफर करना चाहते हैं तो वाटर कह दें। ठीक है, अगर आप किसी स्नेक को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उसको खतरा कह दें, वो सारे आ जाएगा। कोई इट इज़ अ डेंजरस, डेंजर इज़ ओवर देयर, वहाँ स्नेक है तो आप कहें डेंजर इज़ ओवर देयर। यानी एक आप थोड़ा सा यूनिट लें, उस सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, लें जी, ये हमने फिगर ऑफ स्पीच जो इसके अंदर डिस्कस हुए हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेचुरलिज्म इन कॉलरेज जो है ये पेज नंबर 192 पे है। जो हमने पढ़ा था सुपर नेचुरलिज्म पढ़ा था, आपको मैंने शायद पढ़ाया था, वही इसके अंदर है। एलेगरी, ये देख लें ज़रा, नेचुरलिज्म इन कॉलरेज, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ इसके बारे में। नेचुरलिज्म इन कॉलरेज, कॉलरेज जो है वर्ड्सवर्थ से इंस्पायर हुआ और उसने नेचुरलिज्म को मैक्सिमम यूज़ किया अपनी पोइट्री के अंदर। चूंकि इन्होंने 1798 में दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड लिखा, तो पहली मुलाकात डिफरेंट वो पोइट से मिला, चार्ल्स लैम्ब से मिला, उसके अलावा दीगर पोइट से वो मिलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसाइपल बन जाता है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ करते हैं नेचर को वो हीलर मानते हैं, सूथर मानते हैं, कंफर्टर मानते हैं, और जो इंसान नेचर के पास रहता है वो खुश रहता है। ये किसका मानना था? वर्ड्सवर्थ का। कॉलरेज चूंकि इम्प्रेस्ड हुआ, मुतासर हुआ, डिसाइपल बन गया वर्ड्सवर्थ का, तो मिलके वर्क करते हैं। कुछ आइडिया वर्ड्सवर्थ से लेता है, कुछ अपने यूज करता है, ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है, ड्रीमी पोएट भी इसको कहा जाता है, और ये भी नेचर को टू सम एक्सटेंट आइडलाइज करने लग गया। तो इसने नेचर के ऊपर, अगर हम एंशिएंट मैरिनर को देखें, क्रिस्टबल को देखें और दीगर जो कुबला खान इस तरह की, तो उसमें नेचर जो है प्लेंटी हमें मिलती है। लेकिन लेटर जब उसने जर्मनी का सफर किया, वहां पे जाके वो मिलता है जर्मन फिलोसफर से, तो फिलोसफी सीखता है, जब वापस आता है तो उसका आइडिया उसके बदल चुके हैं। अब उसका व्यू चेंज हो चुका है। वो डिस्कस करता है, वो कॉलरेज जो है वो क्या बन जाता है, वो स्टडी करता है ट्रांसेंडेंटल जो फिलोसफी है जर्मन की, उसको डिस्कस करता है। ट्रांसेंडेंटल जो होती है वो इनर का जो होता है ना, वो कहता है इंटरनल जो चीज है वो ज्यादा अफेक्ट करती है ब्रोनी हालात पे, यानी जो चीज अंदर है वो बाहर है, आपका जो मन का मौसम है वो बाहर है। ट्रांसेंडेंटल जो थी वो एक कम्युनियन था अंदर सोल का गॉड के साथ, वो इस चीज को जाहिर करती थी। तो ट्रांसेंडेंटल जो मोमेंट है जर्मन की, वो वहां से बड़ा फिलोसॉफिकली रीड करता है और वो इन्फ्लुएंस्ड होता है उन फिलोसफर से, और आकर अपना नजरिया जो है चेंज कर लेता है नेचर को, ना हीलर सूथर और एक इंडिफरेंट और लापरवाह और पावरफुल नेचर को कंसीडर करने लग जाता है। यहां पे वो डिस्कस करता है कि अब उसके आइडिया जो है वर्ड्सवर्थ से टोटली चेंज हो चुके हैं। पहले उसके आइडियाज क्या थे? पहले उसके आइडियाज ये थे कि वर्ड्सवर्थ जैसे उसको हीलर, कंफर्टर, सूथर और एक टीचिंग गाइड मानता था नेचर को। आप नेचर के जितना पास रहें, नेचर आपको सूथ करेगी, कंफर्ट करेगी, गाइड करेगी, और अगर गुनाह करे तो आपको सजा देने की भी कोशिश करती है, डायरेक्ट करती है, राइट करने की कोशिश करती है। जब ये जर्मन फिलोसफर को पढ़ता है, ट्रांसेंडेंटल जो फिलोसफी है उसको पढ़ता है, तो वो कहता है नो, मन के अंदर जो अंदर है चीज वही बाहर होती है। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है और अपना नेचर से जो रिलेटेड है वो नजरिया पेश करता है, लेकिन नेचर को फिर भी साथ साथ डिस्कस करता है, क्योंकि रोमांटिक पोएट था। स्टिल पोएट ऑफ नेचर, यानी उसकी थ्योरी को रिजेक्ट करता है। जो अंदर का मौसम है वो बाहर का मौसम है, और साथ साथ ये थ्योरी पेश करने के बाद बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर ये थ्योरीज पेश करने के बाद फैंसी
उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी इमेजिनेशंस और वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को डिस्कस करने के बाद, उसको रिजेक्ट करने के बाद फिर भी नेचर के पास नेचर को डिस्कस करता है। हम इसकी पोइट्री के अंदर क्लैरिटी देखते हैं। हम क्या देखते हैं? ही गिव्स अ माइन्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनर्स। जैसे हम देखते हैं कि वो मैरिनर की बड़ी मिन्यूट डिस्क्रिप्शन देता है, उसके स्किनी हैंड, उसकी ग्लिटरिंग आईज, उसकी ग्रे बियर्ड एटसेट्रा, सब कुछ डिस्कस करता है। और इन द कुबला खान while describing the sunny Pleiadome, he talk about the decimals playing theirs the dulcimers and singing of the Mount Abara. अबारा जो है वो कहता है जी, हमें ऐसे लगता है कि वो बात करता है बड़ी मायूस डेसिमल कंडीशन की, और कोई जैसे गिटार बजा रहा हो माउंट अबारा के ऊपर, और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो कुबला खान है बेसिकली वो डेसिमल कंडीशन में है, और गिटार की जो सिचुएशन है वो एक नई वार की उसके लिए रिप्रेजेंटेशन शो करता है, यानी वो इस तरह सिंबलिज्म के थ्रू बात करता है। और इसमें सुपर नेचुरल और नेचर जो डिस्क्रिप्शन है वो कैप्टिवेटिंग होती है इसकी पोइट्री में। नेचुरल, सुपर नेचुरल और नेचर की डिस्क्रिप्शन इसकी हर पोइट्री में। Thus Coleridge's love for the nature is universal. He appreciates nature whenever he finds it. He paints all the objects of nature. His nature description is also a variety in it. In his ode and on dejection, यानी ये लिख लें, ओड लिख लें, इसने ओड लिखा हुआ है। In his ode, इसको ओड कर लें। In his ode dejection, on dejection Coleridge denies the pathetic fallacy. Pathetic fallacy का मतलब लिखें inanimate जो बेजान ऑब्जेक्ट है उनके अंदर ह्यूमन फीलिंग होती है, वो इस पैथेटिक फैलसी को भी रिजेक्ट कर देता है। पैथेटिक फैलसी का मतलब लिख लें कि बेजान चीज़ें जो हैं उनके अंदर फीलिंग होती है, नेचर के अंदर फीलिंग होती है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के अंदर फीलिंग होती है, इसको पैथेटिक फैलसी कहते हैं। जो वर्ड्सवर्थ का आइडिया था वो इसको रिजेक्ट करता है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं नेचर को वो डिस्कस करता है, बीइंग अ रोमांटिक पोएट, बट ही इज नॉट adoring and talking and telling like Wordsworth that the poet that nature is a healer, comforter, soother. Rather he takes nature as a indifferent, powerful, and it is nothing to do with human being. ह्यूमन बीइंग के साथ उसके मूड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इंसान के अंदर का माहौल ही इन नेचर को क्रिएट करता है। जैसे जॉन कीट्स ने या किसी पोएट ने कहा था कि जब बहार आती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। किसने पूछा कि बहार आती है आप परेशान क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा कि जब बहार आती है तो उसके जाने का खौफ जो है, स्प्रिंग के जाने का खौफ मुझे परेशान कर देता है। स्टे ब्लेस, हैव अ नाइस टाइम। रिस्पेक्टेड लिसनर, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ सर्राना। और कॉन्टैक्ट नंबर इज 0305631944। ये असाइनमेंट है नेचुरलिज्म इन कॉलरिज, बिल्कुल सुपर नेचुरलिज्म जैसी है, इसको आप देख लीजिएगा। और कल हम पढ़ेंगे नैरेटिव पोइट्स और उसका लास्ट पार्ट जो है, बल्कि दो कल कोशिश करेंगे कि थीम जो है, जो इसके अंदर थीम है, ये छोटी सी असाइनमेंट है नैरेटिव पोइट्स की, इसको छोड़ देंगे, खुद ही पढ़ लीजिएगा। थीम्स इन कॉलरिज पोइट्री जो काफ़ी बड़ी असाइनमेंट है, कल इसको पढ़ेंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह जो दूसरी दो हैं उसको फिनिश करेंगे इसको इस वीक में। हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड। इफ़ यू गॉट क्वेश्चन यू कैन स्टिल टेक्स्ट मी।